नमस्ते। तो आज हम लोग छठी कक्षा के ज्ञान सागर से दूसरे पाठ चिट्ठी के अक्षर पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक कविता पंक्ति सुना रहा हूँ। आपने कबीर को सुना होगा, रहीम को सुना होगा, तुलसी को भी आपने सुना होगा। इस तरह के कई कवियों को आप सुनते रहते हैं, जिनके दोहे कवित कई अच्छे अच्छे गायकों ने गाए हैं। इसमें सीधे सीधे हमें कुछ जानने सीखने की बातें बताई जाती हैं। वैसा ही एक दोहा है और उसी तरह के कवि हैं बृंद की कविता पंक्ति है, जो दोहा है, दोहे छंद में। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल्पे परत निशान। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। कवि वृंद ने बड़े ही सहज अंदाज में कहा है कि अभ्यास एक ऐसी क्रिया है जिसे प्रतिदिन करने से जो लोग बिल्कुल मंद बुद्धि के होते हैं वे भी धीरे धीरे ज्ञानी हो जाते हैं। उनका अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक वैसे ही जैसे कुएं से पानी निकालने के लिए घड़े में रस्सी बांधकर नीचे डाला जाता है कुएं में, और फिर उसे ऊपर जब खींचा जाता है तो जो कुएं का जगत होता है, या तो वो ईंट का होता है या पत्थरों का होता है, तो रस्सी जहाँ छोड़ी जाती है और खींची जाती है, लगभग वहाँ जितने लोग पानी लेने के लिए आते हैं सब उस जगह से पानी निकालने का प्रयास करते हैं, और लगभग एक ही जगह पर रस्सी की जो रगड़ है, जो कभी नीचे जाती है और फिर ऊपर खींची जाती है, उसकी वजह से वहाँ का पत्थर या वहाँ का जो ईंट होता है वो धीरे धीरे कटने लगता है। कवि ने कहा है कि रसरी आवत जाते शिल्पे परत निशान। जो शिल यानी शिला है, पत्थर है, रसरी के आने जाने से उस पर निशान पड़ जाते हैं। मैंने देखा है कि लगभग वो पत्थर कट जाता है। आप सोच सकते हैं कि पत्थर कितना कठोर होता है और रस्सी उससे कई गुना मुलायम होती है। इसके बावजूद भी प्रतिदिन एक ही स्थान पर रगड़ पड़ने से उस रस्सी द्वारा शिला कट जाती है, पत्थर कट जाता है। कवि ने स्पष्ट कहा है कि अगर आपके प्रयास सही दिशा में प्रत्येक दिन हो तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। अब एक बात और कहूँगा, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहली कक्षा से लेकर अब तक अगर ध्यान से देखें कि जब वो पहली बार पेंसिल पकड़े हुए थे तो उनकी लिखावट कैसी थी, कितना प्रयास करना पड़ता था एक एक अक्षर लिखने में, पसीने छूट जाते थे। जैसे किसी हलवाहे को हल चलाने में जितनी मेहनत की ज़रूरत होती है उतना ही संभवतः एक आरंभिक विद्यार्थी को
पेंसिल पकड़कर एक अक्षर लिखने में परेशानी होती है, उतना ही परिश्रम करना पड़ता है। बावजूद इसके आपने पहली कक्षा से छठी कक्षा तक की जो यात्रा शुरू की, उसमें आपने बहुत सारे प्रयास किए। आप अपनी लिखावट देखिए, पिछली कक्षाओं के अक्षरों को देखिए कि पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। यह भी देखा जाता है कि आप में से ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनकी लिखावट आज भी स्पष्ट नहीं है, आड़े तिरछी हैं, किसी की मात्रा समझ में नहीं आ रही है, किसी के वर्ण आपस में इतने सटे होते हैं कि पढ़ना संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जो देखने वाला होता है या जो चेक करने जांच करने वाला होता है वो उसे गंभीरता से नहीं लेता है। लेकिन वहीं जो आपका दूसरा मित्र होता है जिसकी लिखावट बिल्कुल साफ सुथरी, सुंदर, गोल गोल होती है, बड़े ही सहजता से वह देखने वाले को आकर्षित कर लेता है और उसकी प्रशंसा भी होती है। यह क्यों होता है? यह इसलिए होता है कि कहीं न कहीं जिसने ज़्यादा सार्थक, सुंदर, स्पष्ट लिखने में सफलता पा ली है, उसके प्रयास में, और जिन्होंने आज भी अपने अक्षरों पर ध्यान नहीं दिया, जिनके लिखावट में काफ़ी कमियां रह गई हैं, उनके प्रयास में, दोनों के प्रयासों में अंतर है। जिन्होंने ध्यान नहीं दिया उनकी लिखावट ठीक नहीं हुई, जिन्होंने ध्यान दिया उनकी लिखावट अच्छी हो गई। तो इन्हीं सारी तथ्यों को, इन्हीं सारी बातों को लेकर मैं आपको सुना रहा हूँ कहानी, आपकी चिट्ठी के अक्षर। चिट्ठी के अक्षर, जैसा कि आप शीर्षक से ही समझ सकते हैं, कहानी शुरुआत होती है लेखक जो अखिलेश शर्मा हैं उनके पास डाकिये द्वारा एक पत्र दिया जाता है। वो पत्र को बड़े ही गौर से देखते हैं तो लिफाफे पर जो सुंदर लिखावट भेजने वाले का जो हस्ताक्षर है वह उन्हें काफ़ी आकर्षित करता है। उस पर बड़े ही सहजता से सुंदर अक्षरों में लिखा है महिपाल सिंह। लेखक उस हस्ताक्षर से, उस लिखावट से काफ़ी प्रभावित होता है और फिर लिफाफे को खोलकर पत्र पढ़ना शुरू करता है। पत्र में भी उसी तरह के अक्षरों में बड़ी विनम्रता पूर्वक एक आग्रह है कि कृपया आप मेरे साप्ताहिक पत्र में प्रकाशनार्थ अपनी कोई एक रचना भेजें, बड़ी कृपा होगी। इस विनम्र आग्रह और इतनी सुंदर लिखावट का जो असर है वह लेखक शर्मा जी के ऊपर काफ़ी गहरा पड़ता है। अखिलेश शर्मा मन ही मन उस व्यक्ति से बहुत प्रभावित होते हैं और धीरे धीरे वे अपनी रचनाएं, अपनी कविता, कहानियाँ, आलेख महिपाल सिंह के अखबार में प्रकाशित करने के लिए भेजना शुरू करते हैं। उनकी रचनाएं छपती है, काफ़ी प्रशंसा के पत्र आते हैं। बार बार महिपाल सिंह के भी प्रशंसा के पत्र आते हैं और आग्रह भी कि अगले अंकों के लिए कोई एक रचना भेज दीजिए। तो इस तरह से पत्रों के आदान प्रदान और लिखने छपने की पूरी प्रक्रिया के क्रम में उन दोनों के मन काफ़ी करीब हो जाते हैं, दोनों मित्रवत हो जाते हैं और दोनों के भीतर मिलने की एक इच्छा भी, एक दूसरे को अच्छी तरह जानने की जिज्ञासा भी उत्पन्न हो जाती है।
तब एक दिन जो एक पत्र आता है उसमें भी फिर वही आग्रह है महिपाल सिंह का रचना भेजने का, लेकिन साथ साथ यह भी लिखा है कि जब कभी आप इधर आएं, यानी मेरे क्षेत्र में आएं, तो मेरे घर अवश्य आएं, मुझे प्रसन्नता होगी, खुशी होगी। लेखक भी जवाब देता है कि अवश्य मैं ज़रूर आऊँगा। और ऐसी ही स्थिति में एक बार यह अवसर आ जाता है। लेखक एक बारात में संपादक के क्षेत्र में जाता है और बारात से निपटने के बाद वह संपादक के घर पता करते हुए पहुंचता है। दरवाजे पर जाकर वह दस्तक देता है, खटखटाता है कि क्या महिपाल सिंह यहीं रहते हैं। सामने बैठा हुआ जो व्यक्ति है देखने से काफ़ी हृष्ट-पुष्ट, धीर गंभीर, वह मेज़ के सहारे झुककर कुछ लिख रहा होता है, लेकिन आवाज़ सुनता है तो सामने देखता है और बोलता है कि हाँ, मैं ही महिपाल सिंह। तब लेखक विनम्रतापूर्वक अभिवादन करते हैं और अपना परिचय बताते हैं। दोनों बड़े खुश होते हैं। महिपाल सिंह खड़ा हो जाते हैं और दोनों गले मिलते हैं। सामान्य औपचारिकताओं के बाद बातें शुरू होती हैं। इसी बीच लेखक की नज़र पड़ती है संपादक के हाथ पर, तो वह देखता है कि संपादक महिपाल सिंह का दायां हाथ कंधे से ही कटा हुआ है, नहीं है। तब सहज ही प्रश्न उठता है कि क्या इतने सुंदर लिखावटों का मालिक बाएं हाथ से लिखता है? क्या महिपाल सिंह बाएं हाथ से इतने सुंदर अक्षर लिखते हैं? उनके मन में यह द्वंद्व भर आता है, प्रश्न उमड़ने घुमड़ने लगता है। इस द्वंद्व को सामने बैठा संपादक महिपाल सिंह समझ जाते हैं, उनके भावों को समझ जाते हैं और खुद ब खुद वो बताते हैं कि दरअसल कहानी क्या है। और तब फिर यहीं से आपके कहानी का जो मुख्य बिंदु है शुरू होती है। कहानी शुरू होती है। लेखक बताते हैं कि जब मैं 40 वर्ष की अवस्था में था तो फौज में था। मैं एक बहुत ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ सिपाही था, अचूक निशानेबाज था, दोनों हाथों से निशाने लगाता था, दोनों हाथों से हथियार चलाना जानता था। मुझे एक विशेष मोर्चे पर लगाया गया था युद्ध के दौरान, और दुश्मनों के एक घातक बम विस्फोट में मेरे हाथ कंधे से ही उड़ गए। मैं घायल हो गया था। मुझे लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़ा, लेकिन जब स्वस्थ हुआ तब तक मैं फ़ौज के लायक न रहा, क्योंकि हाथ ही नहीं थे। और फ़ौज के अधिकारियों ने यह सलाह दी कि अब आपको अवकाश ले लेनी चाहिए। इसलिए मैंने यह स्वीकृति दे दी कि हाँ, मुझे अवकाश ले ही लेना चाहिए। तो फ़ौज के लोगों ने कहा कि भाई आप घर जाकर क्या करना चाहेंगे, आपकी क्या योजना है। तब उस समय
मैं कुछ ठीक से सोच नहीं पा रहा था, लेकिन मन में एक इच्छा थी और मैंने बताया कि मैं अखबार निकालना चाहूँगा। और इस अखबार निकालने की बात जब मैंने उनसे कही तो उन सबों ने इसका स्वागत किया और अवकाश के साथ ही अखबार निकालने की जो व्यवस्था हो सकती थी उसे उपलब्ध कराने में फौज द्वारा मुझे सहयोग किया गया। मैं घर आ गया। घर आकर मैंने निरंतर लगभग 2 वर्षों तक सबसे पहले तो लिखने पढ़ने का अभ्यास शुरू किया। लिखने पढ़ने के अभ्यास के क्रम में मैंने जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझा वह यह कि अगर अखबार निकालना है तो मुझे लिखना होगा। लेकिन मैं दायां हाथ खो चुका था और मुझे फिर से लिखने की शुरुआत करनी थी। आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति बचपन से लिखना शुरू करता है और बड़े होने तक प्रयास करते रहता है, तब जाकर वह अपने अक्षरों को साध पाता है। महिपाल सिंह अपनी कहानी सुनाते हैं तो बताते हैं कि उस 40 वर्ष की अवस्था में भी मैंने अपने हौसले को बुलंद रखा, हार न मानी और निरंतर लिखने का प्रयास बाएं हाथों से शुरू किया। पहले मेरे अक्षर बिल्कुल ही आड़े तिरछे बेडौल बनते रहे, लेकिन धीरे धीरे गोल गोल और सुंदर होने लगे। और तब मैंने कुछ कुछ लिखना शुरू किया और निरंतर लिखने का अभ्यास जारी रखा। और आज मैं आपके सामने हूँ कि लगभग 32 पृष्ठों का अखबार, साप्ताहिक अखबार अपने प्रयासों से निकाल रहा हूँ। सचमुच यह बड़े ही हिम्मत और दृढ़ निश्चय वाली कहानी थी महिपाल सिंह की। लेखक चकित रह गया उनके इस कठोर परिश्रम, निरंतर अभ्यास की कहानी को सुनकर। बच्चों, यह अभ्यास की निरंतरता बताती है कि किसी भी काम के लिए अगर आपके भीतर दृढ़ निश्चय हो, विश्वास हो, परिश्रम करने की एक योजना हो, एक सही दिशा हो, तो आप अवश्य ही सफलता पा सकते हैं। महिपाल सिंह ने ऐसा ही किया था। साथ ही साथ उन्होंने अपने भीतर वह दृष्टि भी विकसित कर ली कि मुझे कैसा अखबार निकालना है। तो गांव घर की खबरों वाला अखबार, वह गांव जहां अन्नदाता रहते हैं, किसान रहते हैं, जो दुनिया को अन्न उपलब्ध कराते हैं, उनके बारे में लिखना, उनकी स्थितियों को लिखना, उनकी व्यवस्था को लिखना, वहाँ की संस्कृति को लिखना और लोगों तक पहुँचाना, यह एक बड़ा उद्देश्य था महिपाल सिंह का, जो किसी भी फौजी से बहुत बड़ा उद्देश्य था। फौज में रहकर भी शायद वो इस तरह के काम नहीं कर सकते थे जितना कि फौज के बाद उन्होंने किया। उसी क्रम में साहित्य संस्कृति के मकसद को पूरा करने के लिए अखबार में कहानी और कविताओं को प्रकाशित करने की ज़रूरत पड़ी। और ऐसे ही क्षणों में लेखक अखिलेश शर्मा से महिपाल सिंह की मित्रता हुई। तो यह मित्रता, यह जुझारूपन, यह अभ्यास, यह सब कुछ कहानी के मुख्य केंद्र में है। लेकिन आप समझें कि जो मूल उद्देश्य है वह यह है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी यावत जातते शिल्पे परत निशान। हमें इसी
काव्य पंक्तियों का जो उद्देश्य है उसको ध्यान में रखना होगा और अपने सारे काम, जीवन के सारे महत्वपूर्ण कार्य जिसे आपको करना है, जो आपके लक्ष्यों में शामिल है, सबके लिए निरंतर प्रयास की ज़रूरत है। फिलहाल तो यह पाठ आपको अपनी लिखावट दुरुस्त करने की बात कहता है और इसके लिए आपको वही महिपाल सिंह वाले जुझारूपन की ज़रूरत है, उसी दृढ़ निश्चय की ज़रूरत है, उसी प्रतिज्ञा और अभ्यास की ज़रूरत है। तभी आपके भी लिखावट सुंदर हो जाते हैं और जिनके नहीं हैं उनके भी निश्चित रूप से इस प्रयास से लिखावट सुधर जाएंगे। ऐसा ही उम्मीद है, ऐसी ही आशा है। आप इस पाठ से अपने संबंध में ज़रूर विचारेंगे, इससे ज़रूर सीख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।